हेलो दोस्तों, हाय। आज हम लोग अपना लेक्चर लेकर आए हैं लोकल एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थेटिक। ये सीएनएस का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में आपका सीएनएस खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या है? लोकल एनेस्थेटिक ऐसी चीज़ है जहाँ पे भी आप लगाओगे बस उतने एरिया में आपको लोकली एनेस्थेसाइज करेगा, मतलब सुन पड़ जाएगा उतना एरिया। ठीक है, सो ये किस तरह से काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, सेकेंडली ये क्या करता है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। सो जैसे वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। बट जब ये सोडियम चैनल ब्लॉक करता है तो ये ध्यान रखिए कि वो हार्ट के आसपास नहीं हो। इन सम केसेस इट्स रिक्वायर्ड, बट मोस्टली रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो अगर ये हार्ट के पास अगर आता है दैट मीन्स दिस विल डिक्रीज योर हार्ट रेट, दैट मीन्स ब्रैडीकार्डिया कर देगा। ओके, कुछ मेडिकेशंस है लोकल एनेस्थेटिक में, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सो बुपीवाकेन इट हैज कार्डियोटॉक्सिसिटी, it has high risk of cardiotoxicity. ठीक है, then this procaine it's a local anesthetic, whereas सेम प्रोकेन की तरह ही प्रोकेनामाइड भी मतलब प्रोकेनामाइड मतलब नाम सेम लगते हैं। ठीक है, सो प्रोकेनामाइड, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रोकेनामाइड जो है ये एंटी एरिथमिक ड्रग है, एंटी अरिथमिक ड्रग। ठीक है, वेरेस प्रोकेन इट्स अ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग लिग्नोकेन के पास। अब लिग्नोकेन जो है मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, तो जनरली हम लोग लिग्नोकेन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लिग्नोकेन है, लिडोकेन है, जाइलोकेन है, ये सब आपने सुना होगा नाम, तो ये जो है मोस्टली यूज होता है। उसके बाद में लिग्नोकेन क्या है, अगर इसको एड्रेनालिन के साथ में दिए अगर, सो दिस एड्रेनालिन विल इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ लिग्नोकेन बाय कंस्ट्रिक्टिंग, बाय वैसोकंस्ट्रिक्टिंग लिखते हैं, by vasoconstriction of alpha 1 receptors। ठीक है, सो एड्रेनालिन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा लिग्नोकेन का। सो इस चीज का भी ध्यान देना है आपको। इसके बाद में आपको पता है कि लिग्नोकेन जो है ब्रैडीकार्डिया प्रोड्यूस करता है। सो दिस विल बी यूज्ड इन टैकीकार्डिया induced by डिगॉक्सिन। वैसे ये कार्डियक हार्ट फेलियर में काम आता है डिगॉक्सिन। सो अगर उसकी वजह से अगर कार्डियक हुआ है, टैकीकार्डिया हुआ है, सो इन दैट केस वी विल यूज लिग्नोकेन टू डिक्रीज द हार्ट रेट। सो दिस इज यूज्ड इन टैकीकार्डिया इंड्यूस्ड बाय डिगॉक्सिन। ओके, अब ये याद रखिए लोकल एनेस्थेटिक में यही इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही आएगा मोस्टली। ठीक है, so all local anesthetic produce class 1 anti arrhythmic property। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास वन एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है सभी लोकल एनेस्थेटिक्स आपके। ओके, सो जनरल एनेस्थेटिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जनरल एनेस्थेटिक में किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरल एनेस्थेटिक के बारे में समझ लेते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक क्या है। एक सीएनएस डिप्रेसेंट है, ये मतलब आपका सीएनएस को ये डिप्रेस कर देगा। सेकेंडली ये क्या करेगा, ये आपकी कंप्लीट बॉडी को एनेस्थेसाइज कर देगा। ठीक है, ये नहीं कि पर्टिकुलर पार्ट को, या होल बॉडी। ओके, सो जब कंप्लीट बॉडी ये अनकॉन्शियस हो जाएगा तो मतलब कंप्लीट बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। कंप्लीट बॉडी रिलैक्सेशन होने का मतलब ये है कि आपको सर्जरी करने में इजी होगा। तो जब भी आपको कोई मेजर सर्जरी करना पड़ता है तो आपको मोस्टली जनरल एनेस्थेटिक के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन फॉर जनरल एनेस्थेटिक। सो जनरल एनेस्थेटिक इज क्लासिफाइड एज इनहेलेशन एंड इंजेक्टेबल्स। ठीक है, तो कौन से फॉर्म में अवेलेबल है? इनहेलेशन में ये गैशियस फॉर्म में अवेलेबल एंड वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होगा कि वो लिक्विड होगा और लिक्विड के बाद में क्या डायरेक्टली गैस बन जाएगा, ऑटोमेटिकली फ्यूम्स बन जाएंगे उसके। ठीक है, सो गैशियस लिक्विड में क्या है,
सो गैसियस लिक्विड में आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड एंड साइक्लोप्रोपेन। सो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपको तो पता ही होगा, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस करेगा ये। उसके बाद वोलेटाइल लिक्विड की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें आएगा आपका ईथर, क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सेरोफ्लूरेन, फेनफ्लूरेन, ठीक है। तो ये जितने भी फ्लूरेन है, ठीक है, फ्लूरेन है, ये क्या है, ये हिपैटोटॉक्सिक है। इसका एक चार्ट आपको मैंने पहले बोला बनाने के लिए हिपैटोटॉक्सिसिटी का, हिपैटोटॉक्सिक, रिनल टॉक्सिक, ये सब के लिए। सो क्योंकि क्वेश्चन ये पूछते ही है, आपको ऑप्शंस दे देंगे और आपको बोलेंगे कि भाई विच ऑफ दिस आर हिपैटोटॉक्सिक, या फिर आपको ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे विच ऑफ दिस आर या रिनल टॉक्सिक, ठीक है। hepatotoxic, whereas halothane, this causes malignant hyperthermia, ठीक है। ये malignant hyperthermia क्रॉस करेगा हेलोथेन। दिस इज द बेस्ट मेडिसिन, नॉट बेस्ट वी कैन से, ये ऐसा मेडिसिन है जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करेगा। सिर्फ यही नहीं, एक्चुअली सभी, मोस्टली सभी जनरल एनेस्थेटिक में जितने मेडिसिन यूज होते हैं वो सब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करेगा। बट हेलोथेन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, इसके लिए मैं इसके आगे लिख रहा हूँ। ओके, सो दिस कॉजेज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया विच कैन बी ट्रीटेड। ओके, सो दिस कैन बी ट्रीटेड बाय skeletal मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। और नाम क्या है उसका, डेंड्रोलिन। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथर्मिया। सो आपको पता होना चाहिए डेंड्रोलिन। ओके, ठीक है। उसके बाद में इंजेक्टेबल्स पे आ जाते हैं। तो इंजेक्टेबल्स में क्या क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास, बेंजोडाइजिपिन है, प्रोपोफॉल है, केटामिन है, थायोपेंटल सोडियम है, मेथोएक्सिटल सोडियम। whereas these two are barbiturates derivative, barbiturate derivative, ठीक है। सो ये एक बार्बिचुरेट डेरिवेटिव। whereas केटामाइन produces dissociative एनेस्थेशिया। अब डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया क्या, इसका मतलब क्या होता है। सो डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया का मतलब ये होता है कि आपको जैसे ही आपको ये देंगे आप हेलुसिनेशन फॉर्म में चले जाएंगे। मतलब आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, साउंड्स का, लाइट्स का, कोई क्या आवाज आ रही, क्या चल रहा है, आपको कुछ भी उसका ठिकाना नहीं रहेगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। सो उसको हम लोग कहेंगे डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया। तो केटामाइन देने पे दिस विल प्रोड्यूस, द साइड इफेक्ट इज डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया। ओके, सो वी आर डन विद द जनरल एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन। अब हम लोग जाते हैं कि स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस ऑफ एनेस्थेशिया में कि क्या क्या होता है अलग अलग स्टेज में। उसके पहले कि हम लोग कौन से मेडिसिन यूज करते हैं या फिर क्या क्या हम लोग यूज करते हैं बिफोर, वी कैन से प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, ठीक है। सो क्या क्या लगेगा, तो पहले ले लेंगे हम लोग जो वॉमिटिंग के लिए ये करें, सो एंटी एमेटिक, सो दैट विल बी मेटोक्लोप्रोमाइड। उसके बाद में हम लोग देंगे एंटी सिक्रेटरी सेल्स के लिए, उसके लिए हम लोग एट्रोपिन। फिर उसके बाद में HCl सीक्रेट नहीं होने के लिए हम लोग देंगे पेंटाप्रोजोल। उसके बाद में देंगे हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग्स फ्रॉम एनी ऑफ द बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। सो ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस होंगे। अब हम लोग चले जाते हैं उसके अलग अलग स्टेजेस के ऊपर। सो उसमें 4 टाइप के स्टेज है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके 4 स्टेज है। सो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, ठीक है। तो स्टेज 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे होगा। सो स्टेज 1 में होगा आपका स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। सो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में क्या होगा, इसमें होगा आपका जैसे आप इनहेलेशन देते हैं, इनहेलेशन और इंजेक्शन, सो इट विल लीड टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब स्टेज 2 पे आ जाते हैं। स्टेज 2 में क्या होगा आपका,
अब इंजेक्शन दे दिया, उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्टेज ऑफ डेलीरियम। ये स्टेज ऑफ डेलीरियम में क्या होगा कि कॉन्शियसनेस मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो होगा ही, उसके बाद में क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग और हार्ट बीट अप डाउन हो जाएगा, तो उसको हम लोग को रेगुलर पेस पे लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन is not regular, so we have to bring it to the नॉर्मल पेस पे लाना है हार्ट बीट को इसको। सो ये स्टेज को हम लोग बोलेंगे स्टेज ऑफ डेलीरियम। ठीक है, थर्ड स्टेज होता है आपका स्टेज ऑफ सर्जरी। सो ये स्टेज में हम लोग सर्जरी करेंगे। ठीक है, सो सर्जरी डन एट दिस स्टेज। ठीक है, जहां पर आपका हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन इज नॉर्मल। ठीक है, सो यहाँ पे सर्जरी होगा जहां पे आपका हार्ट बीट और रेस्पिरेशन नॉर्मल होगा। उसके बाद में लास्ट स्टेज आ जाते हैं हम लोग मेडुलरी स्टेज। ये स्टेज तक आपको पहुंचने नहीं देना है पेशेंट को। ठीक है, यही स्टेज में उसको होश आ जाना चाहिए। अगर ये स्टेज पे आ गया तो दैट मीन्स द पेशेंट हैज गॉन टू कोमा, ठीक है, तो पेशेंट को ये स्टेज तक जाने नहीं देना है। हम लोग कोशिश करना है कि ये स्टेज में सर्जरी भी हो जाए, सब कुछ हो जाए और यहीं पे उसको होश भी आ जाए। शुड कम टू कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान देना है हमें। स्टेज 4 पे पेशेंट को नहीं आना चाहिए। अगर आ गया सो द पेशेंट हैज गॉन टू कोमा, दैट मीन्स हम लोग ने मेडिकेशन में कुछ एरर किया है या फिर कुछ तो प्रॉब्लम हो गया उसमें। ठीक है, सो ये हो गया आपका कंप्लीट स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक। होप आपको सबको समझ में आया होगा कि मैंने क्या सिखाया है। सीएनएस का कंप्लीट चैप्टर हो चुका आपका यहाँ तक का। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो गुड बाय एंड स्टडी हार्ड।